गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोगों ने हमने पिछले लेक्चर के आखिरी में ही कहा था कि जो अपना अगला लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे कि कितने अपभ्रंश होते हैं, किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। जैसा कि हम फ्लैशबैक में थोड़ा सा संक्षिप्त में शीघ्रता से पहले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स देख लेते जिसको हम लोगों ने अध्ययन किया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था, व्याकरण से प्रारंभ किया था कि व्याकरण क्या होता है, प्रथम व्याकरणाचार्य कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था नियमों का समूह व्याकरण कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य का नाम पाणिनि है, जिनके ग्रंथ का नाम क्या था, अष्टाध्यायी था, जिन्होंने संस्कृत भाषा में उसकी रचना की थी। इसके आगे बढ़ते हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा के पाणिनि कौन है, किशोरीदास वाजपेयी हमने पढ़ा। इसके साथ पढ़ा हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा और किस भाषा में लिखा, तो जे केटलर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तो डच भाषा में। ये तो हो गई व्याकरण की बात। इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला हमने वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा होता है वाक्य विचार। जैसे ही व्याकरण खत्म किया तो हम लोगों ने पढ़ा भाषा क्या होती है, कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को आप स्वतः समझ पाते हैं। ये हुई भाषा की बात। भाषा में हम आगे जाए तो हमने देखा कि विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं, क्योंकि भाषा का अध्ययन करने के लिए हमें ग्रुप में करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि 12 भाषा परिवार है। उनमें से देश में कुल कितने भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार देश में होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो हिंदी है किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हमें समझ में आया भारोपी परिवार की भाषा क्या है, हिंदी है। इसमें अब थोड़ा सा और आगे गए तो हम लोगों ने क्या देखा, भाषा के देखते देखते हम लोग पहुंच गए थे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में देखा तो संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए हिंदी भाषा तक हम पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ एक शब्द हमने देखा था विशेष, जिसमें हमने नामकरण कहा था। क्या कि हिंदी का जो नामकरण किसके द्वारा किया गया, वो किया गया था दोस्तों ईरानियों और फारसियों के द्वारा। बाकी आपको इसके बारे में विस्तृत अध्ययन देखना है तो आप हमारा जो पुराना लेक्चर है, जो पहला लेक्चर है, उसको देख सकते हैं, जिससे आपकी ये पूरी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसी कड़ी में मैं कामता प्रसाद गुप्ता एमपीडिया में आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ाता हूं लेक्चर को। जैसा कि हमने पुराने लेक्चर का डिस्कस कर लिया है, अब आज के लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है अपभ्रंश और किसके बारे में, बोली और भी भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसको कितनी उपभाषाओं और बोलियों में विभक्ति है, आपसे पूछा जाता है। तो ये देखने से पहले आप ये देख लें, हम लोग हमेशा सुनते हैं भाषा, क्या सुनते हैं दोस्तों, भाषा सुनते हैं, बोली सुनते हैं, है ना। भाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा। अब ये 3 चीजें थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए जो बोली होती है एक छोटा सा क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, बोली का हो जाता है। जब बोली अपना रूप विस्तृत कर लेती है, इसमें क्या होने लगा, साहित्य की रचना होने लगी। जैसे हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं अवधी भाषा में, है ना तुलसीदास जी द्वारा लिखित है जो। इसके अतिरिक्त कुछ अदर व्याकरण पढ़ते हैं, कुछ भाषाएं पढ़ते हैं, रामधारी सिंह की रचनाएं पढ़ते हैं। ये क्या, ऐसे सब साहित्य है। नाटक पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, सब क्या है, साहित्य है। तो जब बोली क्या होती है, साहित्यिक रूप से अपना रूप क्या कर लेती है, विस्तृत कर लेती है और बड़े क्षेत्रों में बोले जाने लगती है, तो वो क्या कहलाती है, उपभाषा। क्या कहलाती है दोस्तों, उपभाषा। तो पहले ये आपकी हो गई क्या, बोली। बोली क्या होगा, सीमित क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र होता है जो जिसका कुछ भी व्याकरण नहीं होता। जब इसमें व्याकरण भी आ जाता है, साहित्य की रचना भी होने लगती है और अपना क्षेत्र को विस्तृत कर लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपभाषा। क्या कहते हैं दोस्तों, उपभाषा। और उपभाषा को हम विभाषा भी कहते हैं और इसी का एक नाम ये भी निकल कर आता है, जनपदीय भाषा। जनपदीय भाषा। अब जब यह भाषा अपने ब्लॉक स्तर से भी बढ़कर, जिले से बढ़कर पूरे के पूरे राज्य में, देश में बोली जाने लगे या लोकप्रिय हो जाती है, तब हम इसका नाम फिर से चेंज करते हैं और उसे हम कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं, भाषा। तो यहां पर क्लियर हुआ आपका, भाषा क्या होता है, बोली क्या होती है। तो भाषा जब कहते हैं तो यहां से देखिए आप इस पूरे सर्कल को देखिएगा। बोली सीमित क्षेत्र, विचार विनिमय का माध्यम, खुद का कोई व्याकरण नहीं होता परंतु साहित्य हो सकता है। जैसे बुंदेली बोली में कुछ साहित्य लिखा हुआ है, कुछ बघेली में भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जब साहित्य प्रचुर मात्रा में साहित्य मिले, अधिक साहित्यों की रचना होने लगे, राजनीति में भी इसका प्रयोग होने लगे, इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाए, तब हम इसे कहते हैं उपभाषा, विभाषा या जनपदीय भाषा। और जब यह अधिक लोगों के द्वारा विचार विनिमय, देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करने लगे, तो उसे फिर कहते हैं हम राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा। तो यहां पर हमने क्या देखा,
भाषा क्या होती है? भाषा का विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। जब क्षेत्र विस्तृत हो जाता है दोस्तों, तो इसका शब्दकोश भी विस्तृत हो जाता है, व्याकरण भी हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? अब जब भाषा देखते हैं तो हमें दो चीजें याद आती है भाषा में, कि हम सुनते हैं हमेशा एक राजभाषा और एक सुनते हैं राष्ट्रभाषा, है ना दोस्तों। तो जो राजभाषा क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये क्या होगा? राष्ट्रभाषा। तो हिंदी को हमेशा याद रखिए राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो किस भाषा का? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और राजभाषा वह भाषा होती है जिसका उल्लेख संविधान में किया जाता है, ठीक। और राज का मतलब शासन प्रशासन में प्रयोग की जाती है। इसके बाद लिखा हमने राष्ट्रभाषा। राष्ट्र आपसे पूछ लिया है हिंदी को आप किस भाषा में रखें, कौन सा दर्जा देंगे, तो जब पूछा जाए आप कौन सा दर्जा देंगे, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रभाषा। आप कौन सा दर्जा देंगे? राष्ट्रभाषा। क्यों? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा विचार विनिमय में या आपस में बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है। ये हो गई आपकी बोली, उपभाषा, विभाषा, जनपदीय भाषा और भाषा। अब इस कड़ी में जब हम आगे बढ़ते तो अपन टॉपिक जो हमने लिखा है क्या, कि भाषाओं का विभाजन क्या कैसा है। तो इन सभी भाषाओं को अध्ययन करने के लिए, चूंकि हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी राजभाषा है, और आम बोलचाल के दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा है। ठीक, जब राष्ट्रभाषा इसका अध्ययन तो करना पड़ेगा, तो एक थे सुनीति कुमार चटर्जी भी थे और डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। तो हम एक नाम लिखते कौन सा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या धीरेन्द्र कुमार वर्मा। तो जब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने हिंदी भाषा को अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया? हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा को यहां लिख रहे हैं, हिंदी भाषा को इन्होंने 5 उपभाषाओं, कितनी? 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियों में विभक्त किया। कितनी बोलियों में विभक्त किया? 18 बोलियों में विभक्त किया। अब आपसे पूछ लिया जाए हिंदी के उपभाषाओं को या हिंदी की भाषा को कितनी बोलियों में विभक्त किया गया है, तो कितनी बोलियों में किया गया? आपको 18 बोलियों में किया गया। अब बहुत ही आसान है इनका नाम याद करना। ठीक, सबसे पहले हम याद करना देख लेते हैं, याद कैसे करेंगे। तो 5 उपभाषाएं। अब मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का सिंपल सा मैप बनाते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, हो गया। चलिए थोड़ी डिस्टर्ब है मैप, लेकिन समझ जाइएगा मध्य प्रदेश ही है अपना, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग उसमें लोक गायन, जो मध्य प्रदेश का गान है राजगान, उसमें ही कहा गया कि अजब गजब मध्य प्रदेश है ना। तो अजब गजब डायग्राम भी बनी गया है उसका उसी प्रकार से। तो अब यहां पर देखिए, सबसे आप लोग ये इसके साथ साथ आप एक कॉलम भी बना लीजिएगा, जो कॉलम हम यहां पर बनाने वाले हैं। ठीक, तो एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्या? उपभाषा, और एक कॉलम में क्या लिखेंगे? बोलियां। ठीक, ये हो गया। अब ये मध्य प्रदेश होगा, और ये पूरा का पूरा मान लीजिए ये क्या हो गया? आपका भारत हो गया पूरा, ये इंडिया बन गया पूरा। अब जब इंडिया बन गया, अब चूंकि देखिए स्पेस की कमी थी इसलिए हमने ऐसा बना लिया, आप लोग ज्यादा गौर मत करना मैप पे। तो जब हमने यहां देखा तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से चालू करते। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? ये पूर्वी क्षेत्र। और जब मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है तो यहां पर आप ऐसे एक लाइन खींच ले, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र देखिए, तो यहां पर आपका बघेलखंड है। क्या है? बघेलखंड क्षेत्र है कि नहीं है? ये हो गया आपका बघेलखंड। ठीक, इसके इधर आए तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो? ये हो आपका छत्तीसगढ़। और ये कौन सा ऊपर उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र होगा? कौन सा? अयोध्या। कौन सा होगा? अयोध्या का क्षेत्र ऊपर, ये अयोध्या का। कौन सा? अयोध्या। हमेशा याद रखिएगा, आज समय वर्तमान में बहुत लाइमलाइट में ये शब्द है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर। तो अब यहां से देखिए, आपको ए से यहां पर अवधि बोली जाएगी, यहां बी से बघेली और यहां सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो सबसे पहला पूरब में गए तो इसका नाम हमने दिया पूर्वी हिंदी। क्या नाम दिया? पूर्वी हिंदी नाम दिया। अब पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आ गई दोस्तों? हमने देखा ये मध्य प्रदेश का पूर्व वाला क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व में गए तो एक तो बघेलखंड क्षेत्र था, वहां बघेली बोली जाएगी। इससे लगा हुआ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है तो छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी। अब थोड़ा सा ऊपर गए, राम भूमि चले गए तो अयोध्या आ गया, और अयोध्या आया तो वहां पर कौन सी भाषा हो जाएगी? अवधी। कौन सी हो गया? अवधी। तो यहां पर आपको याद रखना ABC।
कौन कौन सी बोलियां आई? ए बी सी। मतलब आपको पूरा भी नाम याद होना चाहिए, तो ए फॉर अवधि, बी से क्या हो गया आपका बघेली, और सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़ी। हो गई 3 बोलियां याद। कि आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती, तो आंख बंद करिएगा और जाइएगा मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में, चावल जहां ज्यादा होता है। तो आप गए तो आपको बघेलखंड के दर्शन हुए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए और यहां से सीधे अयोध्या निकल गए। तो अयोध्या में जो भाषा हुई कौन सी हो गई? अवधी। फिर बेसिक बघेलखंड में बघेले और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, तो आपकी हो गई पूर्वी। अब जब पूर्व होगा तो मध्य प्रदेश में आप इस ओर आएंगे तो इस क्षेत्र क्या कहलाएगा? पूर्व से इधर आएंगे तो पश्चिम का क्षेत्र कहलाएगा। तो आप पश्चिम के क्षेत्र को ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांट दिया हमने। तो अब यहां से हमने क्या नाम दिया? पश्चिमी हिंदी। ठीक। अब जब पश्चिमी हिंदी हमने कहा तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड था, बघेलखंड से इधर आए तो यहां पर हमने देखा साहब कि कौन सा क्षेत्र आ गया? ये कौन सा? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक। और बुंदेलखंड के बारे में जानते कि वीरों की भूमि है। किसकी भूमि है? वीरों की भूमि है, छत्रसाल की भूमि है, चंदेलों की भूमि है। ये यहीं पर आपके जो प्रसिद्ध एक रचना है जिसको हम कहते हैं आल्हा खंड, कौन से? आल्हा खंड, यहीं से संबंधित है, बुंदेलखंड के वीरों की भूमि से ही संबंधित है। जब बुंदेलखंड में आए तो कौन सी भाषा आ गई? कौन से? बुंदेली। तो यहां पर एक भाषा में, यहां पर भाषाएं लिखते जाएं, कौन सी हो गई? एक आपके बुंदेली। अब बुंदेलखंड से ऊपर पहुंचे तो मुरैना के आसपास पहुंच गए। मुरैना लास्ट आता है, भिंड मुरैना। अब जब मुरैना के आसपास पहुंचे तो यहां पर एक बयार चलती है, किसके? किसके? वो श्री कृष्ण भूमि आ जाती है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मथुरा यहां पर आ जाता है। और जब मथुरा आ गए और कृष्ण आ गए तो मतलब ब्रज तो आना चाहिए। तो आपकी कौन सी बोली पहुंच गई? यहां पर थोड़ा सा ऊपर पहुंचे तो दूसरी आपकी हो गई आपके ब्रज। ठीक। अब जब मथुरा होते हुए दिल्ली गए तो अब पता चला दंगल मूवी जहां बनी थी वहां भी घूमाए, तो दंगल घूमने पहुंच गए तो कहां पहुंच गए? हरियाणा। तो जब आप हरियाणा पहुंचे तो वहां पर भी एक भाषा बोली जाती है, आपका हरियाणा हो गया। और यहां पर आपकी बोली जाती बांगरू। कौन सी बोली जाती है? बांगरू बोली जाती है। और जिसे हम एक अन्य नाम से कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इस बांगरू को हरियाणवी क्या कहते हैं दोस्तों? हरियाणवी कहते हैं। अब ये तो 3 होगा, लेकिन जब यहां जाएंगे तो यहां के बाद थोड़ी सी बुंदेलखंड के ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको प्रयागराज नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। प्रयागराज मतलब कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद का क्षेत्र। तो यहां पर आपका कन्नौज का क्षेत्र, प्राचीन काल में यहां पर कन्नौज का क्षेत्र था कि नहीं था? और जब कन्नौज के क्षेत्र में आप पहुंच जाओगे तो कौन सी भाषा आ जाएगी? कन्नौजी। ठीक। इसके बाद कन्नौज जब पहुंच जाएंगे तो हमें वो भी करना कि 1857 की क्रांति कहां से चालू हुई थी? हमेशा पढ़ते हैं, कहां से हुई थी? मेरठ की छावनी से हुई थी कि नहीं थी? अब हम जब मेरठ पहुंच गए तो मेरठ में एक भाषा बोली जाती है और उस भाषा का नाम कौन सा है? सोचिएगा और से कौन सी भाषा वो लोग बोलते होंगे? तो वो भाषा बोलते थे कौन से? कौरवी, खड़ी बोली जिसे हम कहते हैं। कौन सी भाषा बोलते थे वो लोग? कौरवी बोलते थे। तो यहां पर पहुंच गए हम लोग कौन से? कौरवी, कौरव क्षेत्र की भाषा। पांडव और कौरव थे ना, तो कौरवों का क्षेत्र था। जो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के आसपास जो क्षेत्र थे ना, वो क्या है? मेरठ था। दिल्ली के पास ही मेरठ है कि नहीं है? तो अब देखिए कौन कौन से पश्चिम में आ गए। इस जो हमने बाउंड्री खींची तो बुंदेली आ गई, ब्रज आ गई, बांगरू आ गई, कौरवी आ गई और कन्नौजी आ गई। ठीक। तो हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? K2 B3 क्या लिख लिया हमने? K2 B3। K2 का मतलब पूरे नाम जरूर लिख लीजिएगा। पहला क्या होगा आपका? कौरवी। फिर आपकी हो गई कौन सी? कन्नौजी। कौरवी, कन्नौजी। फिर लिख लेते अपन ब्रज, बुंदेली और बांगरू। बांगरू हरियाणा में बोली जाती है इसलिए इसे हम हरियाणवी भी कहते हैं। अब लास्ट में कुछ पॉइंट और लिखेंगे कि जो कौरवी है, कौरवी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो जो कौरवी है उसको वर्तमान में हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। कभी भी पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो खड़ी बोली का मूल नाम होता है कौरवी। लिखते जाइएगा, आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है दोस्तों? कौरवी। तो इसके हम क्या लिख लेते हैं? वर्तमान नाम इसका कौन सा है? खड़ी बोली। खड़ी बोली क्यों पड़ा? जब कौरवी भाषा में साहित्य की रचना होने लगी, साहित्य की रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में होने लगे, तो ये क्या करे? साहित्यिक भाषा बन गई। और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? खड़ी बोली पड़ा। ठीक। इसी प्रकार से बांगरू, बांगर प्रदेश से यदि देखा जाए, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होते हैं,
खादर, बांगर, भाबर, ये क्षेत्र ऐसे पड़ते हैं। तो जो बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विकास यदि भारत में देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक, इसी कारण से यहां जो क्षेत्र की भाषा हुई बांगर प्रदेश था, तो बांगर प्रदेश की जो बोली हुई वो क्या हो गई, बांगरू हो गई। और वर्तमान में चूंकि हम उसे बांगर प्रदेश ना कहते हो, क्या नाम से जानते हैं, हरियाणा के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इस भाषा को हम क्या नाम कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस जो ब्रज भाषा है तो श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, और 99% ग्रंथों की रचना किसमें की गई है, ब्रज भाषा में की गई। जैसे श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका नामक ग्रंथ तुलसीदास के द्वारा लिखे गए, परंतु किस भाषा में है, ब्रज में। ठीक, अब आपकी पश्चिमी पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, पहला, दूसरा। अब हमें तीसरा। अब जैसे ही हम खत्म करते तो इधर क्या राजस्थान की लौछार आती है, क्योंकि देखिए मालवा में भी दाल बाटी चलती है, दाल बाटी चूरमा, और राजस्थान में भी जाइए तो दाल बाटी चूरमा, दोनों जगह का प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, जो मालवा क्षेत्र है, कौन सा ये मालवा वाला क्षेत्र है ना, ये मालवा का जो क्षेत्र है और जो राजस्थान के क्षेत्र है, इन दोनों की संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। क्यों ना मिलेगी भाई, क्योंकि दोनों आसपास के पड़ोसी हैं। धार, रतलाम, ये क्या है, मालवा के भाग है, और इनसे क्या लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है। तो जब सीमा लगती है तो दोनों आपस में तो मिलेंगे थोड़ी बहुत, तो राजस्थान और मालवा एक दूसरे से प्रभावित है। तो यहां पर देखिए, इस राजस्थान भूभाग, चूंकि मालवा से बड़ा क्या है, राजस्थान है, तो इस कारण से तीसरी हिंदी को उन्होंने नाम दिया राजस्थानी हिंदी। क्या नाम दिया दोस्तों उन्होंने, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी आती तो हमें यह पता होना चाहिए राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती है। तो राजस्थानी हिंदी में आप ऐसे एरो बना के लिखिए, कैसे, ऐसे बनाइए। तो अब जब ऐसे बनाते तो ये राजस्थान पूरा हो गया, पूरा आपका क्षेत्र क्या हो गया, ये पूरा क्षेत्र आपका राजस्थान हो गया दोस्तों, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। अब जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान में देखा जाए तो मालवा नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मालवा हिंदी, मालवा में जो भाषा बोली जाती है उसको नाम दिया गया क्या, मालवी। क्या नाम दिया, मालवी नाम दिया। अब मालवी के ऊपर इधर जो आता है तो उन प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध रहे इतिहास में, उनका क्षेत्र था, कहते हैं ना चेतक, कुछ नाम सुना है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, उनका क्षेत्र था कौन सा, मेवाड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र था। तो वहां जो भाषा बोली जाती थी तो उसे हमने नाम दिया मेवाती। क्या नाम दिया दोस्तों, मेवाती नाम दिया। अब मालवा वाले जाते हैं तो सबसे पहले घूमने पहुंच जाते हैं जयपुर, तो जयपुर का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो जयपुर हमारे बगल में होने के कारण ये भाषा कौन सी है, जयपुरी। अब जयपुरी जैसे ही अरावली पर्वत के इस ओर आएंगे तो एक और भाषा आ जाती है, मारवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, जैसे ही अरावली के आप उस आसपास जाते हैं तो कौन सा प्रदेश आता है, मारवाड़ प्रदेश। और जो मारवाड़ होते हैं ना, वहां के जो लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मारवाड़ी। क्या कहते हैं, मारवाड़ी। ये आपकी चार भाषाएं हो जाती है राजस्थानी हिंदी। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी में देखिए, मैप देखिए, ज्योग्राफी में हमेशा मैप में ऐसी डायरेक्शन बनी होती है। ये डायरेक्शन क्या बताती है कि ये उत्तर दिशा है, बताते हैं ना। तो यहां से इनका नामकरण भी किया जाता है। तो मालवी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। अब याद कैसे करेंगे, 3-3 का ग्रुप है, देखिए 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 4, मतलब 3 शब्दों वाला नाम, 3 अक्षरों वाला नाम एक तरफ होंगे और 4-4 अक्षरों वाले नाम एक तरफ होंगे। तो मालवी के अपोजिट क्या हो गया, मेवाती। तो दक्षिणी है तो मेवाती क्या हो गई आपके, उत्तरी राजस्थानी। ठीक, मारवाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, मारवाड़ी पश्चिम में आई ना, तो इसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी। ठीक, और ये पूर्व में है तो जयपुरी को आप कहते हैं पूर्वी राजस्थानी। क्लियर हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 3 भाषा, 3 भाग में बांट दिए। अब प्रश्न आता है कि मालवी किस उपभाषा की बोली है। तो आप याद रखिएगा, मालवा क्षेत्र भले मध्य प्रदेश में आता है, परंतु मालवी जो बोली है वह किसके भाग है, राजस्थानी हिंदी की। किसकी भाग है, राजस्थानी। क्यों, अब ऐसे याद रखना, क्योंकि मालवा और राजस्थान का व्यंजन समान है, इसलिए मालवी कहां की भाषा है, राजस्थान की भाषा। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोगों ने समतल का क्षेत्र तो पूरा घूम लिया भारत में। अब कौन सा भाग बचता है, अब बचता भाई साहब फेमस बचता है, इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध रहा है, और भारतीय इतिहास का लेखन भी एक प्रकार से देखें तो उसी क्षेत्र से वैभव उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र था जहां पर लोहा खूब पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र था। कौन सा, मगध का क्षेत्र था। ठीक है, उस क्षेत्र के जो हिंदी थी उसको हम लोगों ने नाम दिया दोस्तों बिहारी हिंदी। और कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी,
तो यही है बिहारी हिंदी, और उसी कहावत से लोकप्रिय होकर इसका नाम दिया था बिहारी हिंदी। भाई साहब सब तो बांट दिए पूर्व पश्चिम दक्षिण राजस्थान में, परंतु बिहारी सर्वोपरि होता है। ठीक, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी आ जाती हैं। बिहार जाए भैया, भोजपुरी ना सुने तो क्या सुने फिर, है ना। अब भोजपुरी सुनने के बाद मिथिला ना घूमे तो क्या घूमे, सही है कि नहीं। और उसके बाद जब मिथिला घूम लिए तो फिर इसके बाद मगध का क्षेत्र ना घूमे तो क्या घूमे, तो यहां पर जो बोली जाती है तो एक होती है आपकी भोजपुरी। और भैया पता है आपको कि मनोज तिवारी के बिना तो भोजपुरी अधूरी है, तो भोजपुरी, और भोजपुरी का इतना वर्चस्व है तो भारत तो ठीक ही ठीक, मैं कहां जा, मॉरिशस में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है। और जैसे भोजपुरी आएंगे तो भाई साहब मगध तो जाएंगे ना, क्योंकि हमें चंद्रगुप्त के यश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कौटिल्य के बारे में सुनना है, जानना है, तो मगध घूमना पड़ेगा। और मगध के क्षेत्र की भाषा मगही, कौन सी है, मगही, और पटना के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब इसके पास लास्ट आती है मिथिला क्षेत्र का, मिथिला क्षेत्र की भाषा, और वो कौन सी है, मैथिली। ये हो गई आपकी बिहारी हिंदी। तो आप क्लियर हो गया बिहार में कौन कौन सी वो हिंदी आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये तो 4 भागों में हमने बांट लिया। अब देखो गंगा का किनारा मैदानी भाग भी घूम लिया, दंडकारण्य घूम लिया, मध्य प्रदेश की पावन भूमि घूम ले, और राजस्थान के बंजर क्षेत्रों को भी देख लिया। अब हमें कहां जाना है, अपने ऋषि मुनियों के क्षेत्र में जाना है। और वो क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र आपका ये वाला है। कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कौन सा है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, देवभूमि का क्षेत्र है। तो वहां पहुंचे तो वहां पहाड़ी पहाड़ है, तो उस हिंदी को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, पहाड़ी हिंदी। तो आखिरी हिंदी आपकी कौन सी हो गई, पहाड़ी हिंदी। जब पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो हमें थोड़ा हिमालय का वर्गीकरण देखना पड़ेगा। एक हिमालय कौन सा होता है, कुमायूनी हिमालय। कौन सा हो जाता है, कुमायूनी हिमालय, फिर गढ़वाली हिमालय और नेपाली हिमालय। तो इसके अंतर्गत जो जो बोलियां होती हैं तो वो आप लिख लीजिए, हम यहां लिख रहे हैं। पहली आपकी होती है कुमायूनी, ठीक, दूसरी होती है आपकी गढ़वाली, और तीसरी होती है आपके नेपाली। ठीक, क्रम से लिख लीजिएगा आप नोट्स में, कौन कौन सी होती है, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। इस प्रकार से धीरेन्द्र प्रसाद वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा, और साथ में इनका एक सहायता देती हैं कौन, सुनीति कुमार चटर्जी। उन लोग क्या बोलते हैं कि हिंदी को उन्होंने 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियों में विभाजित किया है। अब कुछ फैक्ट बनते हैं, अब इसके बाद हम 2-4 फैक्ट लिख देते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसको हम क्लीन करते हैं और अगली स्लाइड में जाते हैं हम। ठीक, चलिए ठीक, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं अब कुछ फैक्ट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो आपको पहला पॉइंट जो लिखना है, क्या लिखना है कि कौरवी बोली को साहित्यिक भाषा बनने के पश्चात, किस नाम से पुकारा गया, तो किस नाम से पुकारा गया, आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक, अब अगला प्रश्न बन जाएगा, खड़ी बोली को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है ना, फैक्ट के अंतर्गत लिख रहे हैं कि खड़ी बोली को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था या है ना, तो किस नाम से जाना जाता है आपका, कौरवी। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो फैक्ट बनता है तो ये लिख लीजिए, जयपुरी हिंदी को डुंडाड़ी भी कहा जाता है। ये हो गया तीसरा फैक्ट। और चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुंदेली जो बोली है इसका नामकरण किसने किया था। क्या पूछ लिया जाए, बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया था, तो लिख लीजिए बुंदेली बोली का नामकरण, मतलब इसका नाम किसने दिया था कि बुंदेलखंड में जो लोग जिस बोली का प्रयोग लोग अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हो वह बुंदेली ही है, तो उसका नामकरण किया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक,
तो बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया था दोस्तों? बुंदेली बोली का नामकरण किया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। अब आखिरी प्रश्न आपका है बोली का, जो लिख लेना है फैक्ट, कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो ब्रज कहां बोली जाती है? आपके जो मुरैना का क्षेत्र है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके ब्रज भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से आपका बोली वाला भाग समाप्त होता है। अब आज का आखिरी टॉपिक है अपना क्या? अपभ्रंश, और किस अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक, तो चलिए आखिरी टॉपिक चालू करते हैं। अपभ्रंश। ठीक, तो अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए कि अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ मतलब प्राकृत भाषा जो पाली भाषा थी उसमें जो भी परिवर्तन होते गए हमने उसे क्या नाम दिया? अपभ्रंश नाम दिया। ठीक, और इस अपभ्रंश भाषा को हमारे एक आचार्य थे दंडी, उन्होंने क्या कहा? इसे आभीर भाषा कहा है। क्या कहा है? आभीर भाषा। अब आभीर का अर्थ आप याद रखिएगा, आभीर का मतलब होता है अहिर। क्या होता है? अहिर। जो ग्वाले होते हैं ना, गौ पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम अहिर कहते हैं, तो आभीर का मतलब होता है अहिर। अब यहां पर अगला जो फैक्ट है हमें पता होना चाहिए, क्या? पंडित भोलाराम तिवारी। क्या फैक्ट है अपना? पंडित भोलाराम तिवारी। ये तिवारी जी थे, बहुत भोले थे, इन्हें पता नहीं होता था कौन अच्छा कौन बुरा, तो इन्होंने बता दिया भैया कि अपभ्रंश 27 प्रकार के होते हैं। क्या बता दिया भोलाराम तिवारी जी ने? तिवारी जी ने बताया कि अपभ्रंश 27 प्रकार के होते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, हमें 27 प्रकार नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने केवल 7 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ने हैं? 7 प्रकार ही हमें पढ़ने हैं। तो उन 7 प्रकारों के नाम हमें देखना है। अब यहीं पर लिख लीजिए, मुख्यतः 7 प्रकार। 7 प्रकार। अब यहां पर आपको जैसे ही पढ़ें तो आपको याद आ जाए, कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब जब 7 प्रकार हमने कहा दोस्तों, तो आप एक तरफ लिख लीजिए अपभ्रंश, ठीक, और दूसरी तरफ लिख लीजिए उपभाषा या बोलियां। यहां पर उन्होंने बोलियों शब्द का ही उल्लेख किया है। ठीक, तो सबसे पहला अपभ्रंश हम वो लिखेंगे जो सबसे ज्यादा फेमस, फिर अपन डायग्राम बना के याद कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो फेमस अपभ्रंश है वह है आपका सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। जब हम सौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं तो देखिए, जब हम बोली की बात कर रहे थे, उपभाषाओं की बात कर रहे थे, तो हम पूर्वी भारत से जा रहे थे कहां? पश्चिमी भारत की ओर। अब जब अपभ्रंश बिगड़ गया है तो हम क्यों फॉलो करें नियम को? नहीं करते हैं। चलिए अब हम उल्टा चलेंगे। कहां से चलेंगे? इधर से चलेंगे, पश्चिम से चलते हुए सॉरी, कहां आएंगे? पूर्व की ओर आएंगे। कहां से आएंगे दोस्तों? पश्चिम से चलते हुए पूर्व की ओर आएंगे। जब हम पश्चिम से चालू किए तो जैसे ही हमने भारत में पहला कदम रखा, वो कदम कहां पड़ा? राजस्थान में। कहां पड़ा? राजस्थान में पड़ा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कहां पड़ेगा। हम जैसे आएंगे तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा? बुंदेलखंड का क्षेत्र आया कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले इसमें कर लिखेंगे आप कौन सी हिंदी? राजस्थानी हिंदी। कौन सा लिखा हमने? राजस्थानी। मतलब राजस्थानी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, और बोलियां कौन कौन सी है फिर से देख लीजिए, हम रिवीजन करते हैं तत्काल। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो मालवी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, मतलब मालवी बोली की का ओरिजिन कौन सा अपभ्रंश है, तो कौन सा हो जाएगा? सौरसेनी हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया गया जयपुरी जो बोली है वह किससे उत्पन्न हुई है, वो भी सौरसेनी से हुई है। मारवाड़ी किससे हुई है साहब, तो सौरसेनी से हुई है। मेवाती किससे हुई है, तो सौरसेनी से हुई है। अब जैसे ही राजस्थान में हमने पहला कदम रखा ही था, फिर कहां पहुंच गए हम लोग, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड किसमें आता है, पश्चिमी हिंदी में। तो अगली अपभ्रंश क्या हो गया, कौन सी उपभाषा हो जाएगी इसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी। अब चूंकि राजस्थान हम पहुंचेंगे कैसे, क्या पाकिस्तान अपनी भूमि से आने देगा, नहीं ना,
तो उसके लिए हम समुद्र का रास्ता तय करेंगे, और जब समुद्र से आएंगे तो राजस्थान के पहले हमें कहाँ, कांडला में या तो उतरना पड़ेगा, या कहाँ कोई ना कोई ऐसा बंदरगाह होगा कच्छ के तरफ उतरना पड़ेगा। तो वहां कौन सा राज्य है, वो गुजरात है। तो एक अपभ्रंश कौन सा आ जाता है, गुजराती। क्या आ गया आपका, गुजराती। क्लियर हो गया। सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी आती, हम आए उतरे थे गुजरात में तो गुजराती हो गए, गुजरात से हम राजस्थान पहुंचे तो राजस्थानी हिंदी हो गई, राजस्थान से हम पहुंचते पहुंचते कहां गए, कहां गए दोस्तों, हम वीरों की भूमि की ओर अग्रसर होने लगे, तो वहां पर कौन सी हिंदी आ गई, पश्चिमी हिंदी। अब यहां से प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ा है K2 B3 अर्थात कौरवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और बांगरू आती। तो आपसे पूछ लिया जाएगा बुंदेली बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा, सौरसेनी होगा। खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये पूछा जा चुका है खड़ी बोली का, याद रखिएगा। खड़ी बोली अपभ्रंश बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो क्या बताएंगे आप, किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। क्यों, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आपके बुंदेली आती, हमने पढ़ा है K2 B3। क्लियर, तो क्या होगा, ब्रज, बुंदेली और बांगरू, और K2 क्या होगा, कौरवी और कन्नौजी, और कौरवी का ही वर्तमान नाम क्या, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, वो हुआ है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। क्लियर, जैसे प्रश्न आएंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी की आगे बढ़े तो हम कहां पहुंच गए, पुनः बुंदे कहां, बघेलखंड पहुंच जाएंगे, राम के पवित्र भूमि पर पहुंच जाएंगे, अयोध्या पहुंच जाएंगे, दंडकारण्य का क्षेत्र पहुंच जाएंगे, जो किससे संबंधित है, श्री राम के वंशजों से संबंधित क्षेत्र है। तो वहां पर कौन सा क्षेत्र आएगा, अर्धमागधी। कौन सा आएगा अपभ्रंश, अर्धमागधी। क्यों, क्योंकि देखिए आगे जैसे पहुंचेंगे तो मगध का क्षेत्र आ जाएगा, मगध से थोड़ा सा दूर हो गए हम, जब से भारत भूमि में प्रवेश करते हैं तो जो बघेलखंड का क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते हम मगध जाने का जो रास्ता होता है उसकी आधी दूरी तय कर चुके होते। इसलिए इस अपभ्रंश को हमने क्या नाम दे दिया, इस अपभ्रंश को नाम दिया क्या, अर्धमागधी। मतलब आधा मगध पहुंच गए हम, आधी दूरी हमने तय कर ली। तो कौन सा क्षेत्र आता, कहां तय कर लिया हमने, जब राम भूमि पहुंच गए, बघेल के क्षेत्र कहां, सफेद शेरों की भूमि में जब पहुंच गए थे। अब जब सफेद शेरों की भूमि में पहुंचे तो वहां पर कौन सी बोली आई, कौन सी बोली आई दोस्तों, हमने सुना है कौन से, बघेली। और बघेली किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी में आपकी हो गई कौन सी, पूर्वी हिंदी। ठीक, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से बोलियां हैं, तो हमने पढ़ा A, B और C। ठीक, AB सुन के, C सुन के आपको कहीं कंप्यूटर में मत पहुंच जाइएगा कि कंप्यूटर में कहीं ABC आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ABC मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो अवधी भाषा बोली है इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अवधी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अब आपसे पूछ लिया जाए बघेली बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से, अर्धमागधी। अब MP में देखिए थोड़ा कठिन बनाते, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसके उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। अब यहां उसने बघेली नहीं लिखा, तो हमें पता है जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली हम बोलते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं बघेली। और बघेली किससे उत्पन्न हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक, चलिए आधी दूरी तो हमने पता कर ली, पूरी कर ली। अब आगे का डिस्टेंस तय करते हैं। तो आगे कहां पहुंच गए हम, मगध में पहुंच गए ना, तो वहां जो अपभ्रंश है उसे हमने नाम दिया मागधी। कौन सा नाम दिया, मागधी। तो मगध का क्षेत्र कहां, बिहार का है ना, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी आ जाती है बिहारी हिंदी। क्योंकि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जिसने लगभग सब पर आधिपत्य जमा कर रखा था। जितने हम लोग जनपद पढ़ते हैं 16 महाजनपद, वो आखिरी पर जाते जाते कहां पहुंच गए, मगध के आसपास ही हो गए, मगध में ही क्या होने लगे, गायब हो गए, मगध में समाहित हो गए। तो ये अपनी बिहारी हिंदी के साथ कुछ अलग भी लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, बिहार झारखंड के बगल में क्या उड़ीसा है ना, तो इसके अंतर्गत आपकी उड़िया आ जाती है। कौन से, ओडिसी या उड़िया। अब यहां ओडिसी के बाद आ जाता है एक आपका पश्चिम बंगाल, अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत थी। आपको पता होगा सिराजुद्दौला के बारे में सुना होगा, है ना। और कोई भी आता था पहले बंगाल के वैभव से क्या हो जाता था, वह क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता था। तो वहां की एक भाषा थी बांग्ला। कौन से थे,
बांग्ला। और एक आखिरी जो क्षेत्र है भारत का पूर्वी क्षेत्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो कौन सा है? असम। तो वहां कौन से हो गई? असमिया। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न आएगा कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हिंदी के कौन से वो उपभाषा आती है, ठीक, या मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत एकमात्र ऐसी कौन सी भाषा है जो हिंदी से संबंधित है? तो कौन सी है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी इकलौती हिंदी है जो मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। बाकी सब हिंदी से इनका दूर दूर से कोई भाषा नहीं है। जैसे बांग्ला अलग ही उसकी है, ओडिया वो भी अलग है, असमिया वो भी अलग है। तो यहां पर आप याद रखिएगा मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हिंदी की केवल एकमात्र उपभाषा आती है और उसका नाम क्या है? बिहारी हिंदी। ठीक, अब अगला प्रश्न कि मगही जो बोली है उसके उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। फिर आपसे पूछ लिया भोजपुरी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी से हुई है। मैथिली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मागधी। अब ये हो गए भाई साहब समतल, हमने पूरा कहां से नाप लिया? पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा चले गए। मतलब गुजरात राजस्थान से यात्रा चालू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और कहां पहुंचा दिए हम असम तक पहुंच गए, वहां तक हमने पहुंच गए। अब हमारी बारी आती है कि भाई साहब हम भारत के दक्षिण में भी थोड़ा जाएं। तो दक्षिण में जाते हैं तो अपना कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, जो हम थोड़ी बहुत समझ सकते हैं जहां की बोली को। तो वहां जो अपभ्रंश है उसको हमने नाम दिया महाराष्ट्री, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और जो यहां की बोली हुई भाषा हमने कहा मराठी। चलिए दक्षिण भारत भी हो गया। अब हमें थोड़ा सा अपने प्राचीन सभ्यता की ओर अग्रसर करते हैं तो हम देखते हैं अपने यहां सिंधी भी बोली जाती थी साहब, है ना। सिंधी के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं तो नीचे तो आ गए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए मध्य प्रदेश के ऊपर। तो भाई साहब दबंग लोगों को तो छोड़ नहीं सकते, तो वहां कौन सी बोली जाती है? वहां पर आती है आपकी पैसाची। कौन सी आती है? पैसाची। अब याद रखिएगा पास से पैसाची होता है ना, तो पास से ही होता है आपकी पंजाबी। तो पंजाबी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पैसाची अपभ्रंश से हुई है। इसके अलावा पंजाबी के अलावा एक हम लहंदा भी बोलते हैं। ठीक, अब 1 2 3 4 5 अब हमें लिखना है कौन सा अगला अपभ्रंश होगा? सिंध नदी के आसपास जो लोग रहते थे, सिंधी लोग रहते थे, तो एक बोली का प्रयोग करते थे, सिंधी बोली का प्रयोग करते थे। तो उनका कौन सा अपभ्रंश होगा दोस्तों? अब हम लिखते हैं अगला 4 हो गए ना, ऊपर लिख देते हैं। छठवां अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश की लिस्ट में आप लिखेंगे ब्राचड़। क्या लिखेंगे? ब्राचड़। और बोली वाले कॉलम में लिखेंगे क्या? सिंधी। क्लियर। अब आखिरी और 7वां आपका आ जाता है पहाड़ का क्षेत्र। पहाड़ में क्या होती? खस ज्यादा होती। खस मतलब घास होता है, तो यहां वाले हो जाता है खस। क्या हो जाता है आपका दोस्तों? खस हो जाता है। क्या हो जाता है? खस हो जाता है। और यहां पर आपकी आ जाती कौन सी? पहाड़ी हिंदी। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पहले पहाड़ी हिंदी से आप प्रश्न देख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कुमायूनी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न मानी जाएगी? तो किससे मानी जाएगी? खस से। इसके अलावा आपसे गढ़वाली पूछ लिया जाए तो गढ़वाली की उत्पत्ति किससे हुई है? खस से। अब यहां पर आखिरी आप स्टार बना लीजिए जहां से प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आपके प्रश्न पूछने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है सौर सैनिक। ये आप कर सकते हैं VVIP। ठीक है, इसके बाद आपका है कौन सा? अर्धमागधी, और ये VIP है, और ये वाला है फिर IP इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन सी? बिहारी हिंदी। बस बाकी जितने भी आपको पता होना चाहिए। जब पेपर कठिन से कठिन आएगा, मतलब उनके पास क्वेश्चंस की कमी आ जाएगी, तभी बाकी से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। ठीक, हाँ ये मेंस के हिसाब से ठीक है, परंतु जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, चाहे CTET हो, चाहे व्यापम हो, चाहे सेंट्रल का कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी आती हो, वहां पर ये प्रश्न अधिकांशतः किसी सौर सैनी से ही पूछे गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, जिस क्लास में हम अध्ययन करेंगे अब हम किसके बारे में कि वर्ण क्या होते हैं, लिपि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, और छोटा आ से लेकर ज्ञानी तक को समेटने का प्रश्न क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि आपको अज्ञानता से हम ज्ञान की ओर ले जा सके। तब तक के लिए नमस्कार। एमपीडिया में आपसे हम पुनः मुखातिब होंगे अगले लेक्चर में। ठीक।